नमस्कार, सिटी हॉल में आपका स्वागत है। सिटी हॉल में आज हम एक खास मुलाकात के लिए हाजिर हुए हैं। खास मुलाकात के जरिए हम एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनके विचार जानते हैं, साथ ही उनकी भावी योजनाओं को भी आपके सामने रखते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छतरपुर से संबंध रखने वाली राष्ट्रीय स्तर की शख्सियत डॉक्टर भरत पाठक की धर्मपत्नी श्रीमती नंदिता पाठक जी, जो कि चित्रकूट में संचालित होने वाले आरएसएस के अनुषंगिक संगठन दीनदयाल शोध संस्थान की पदेन सदस्य हैं। साथ ही लगभग 1.5 दर्जन संस्थाओं में, जो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, उनमें भी वो सदस्य हैं। कई सम्मानों को वो हासिल कर चुकी हैं और एक सक्रिय समाज सेवी के तौर पर पूरे बुंदेलखंड में उनकी सक्रियता देखने को मिलती है। इन दिनों वो एक और वजह से राजनीतिक चर्चाओं में है। माना यह जा रहा है कि वो भाजपा की ओर से आगामी दिनों में लोकसभा की खजुराहो सीट के लिए उम्मीदवार हो सकती हैं। आज स्टूडियो में वो खुद हमारे साथ हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनके उत्तर वो खुद देंगी। हम शुरू करते हैं उनसे बातचीत का सिलसिला। बहुत स्वागत है मैडम आपका स्टूडियो में। मेरा पहला सवाल तो ये है कि जितना डिटेल मैंने आपके विषय में निकालने की कोशिश की है, उतना स्टोरी में दिखाया जा चुका है। आपके विषय में आपसे ही जानना चाहूंगा, नंदिता पाठक के तौर पर एक क्या आप अपने विषय में क्या रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहती हैं जनता के विषय के सामने? जी, नंदिता पाठक तो एक सामान्य कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है जी। उससे पूर्व हमारा नाम पी कौशल्या था और मान्यवर नाना जी से हमने जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मोहनलाल हरगोविंद दास कॉलेज से, अपना जबलपुर से, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से, तो जैसे ही मैंने मान्यवर नाना जी से चित्रकूट में मुलाकात किया था, तब नाना जी जैसे ऋषि तुल्य व्यक्ति हमको देखकर कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लड़कियों को नौकरी नहीं करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तब तक हमारे दिमाग में था कि हायर एजुकेशन और हाईली क्वालिफाइड पीपल को सिर्फ पैसा कमाना चाहिए, अच्छे अच्छे जगह पर जाना चाहिए, और जो भी उनका मिशन होता था वो पैसे के लिए, वो भी सेम मेरे दिमाग में भी था जी। लेकिन मान्यवर नाना जी से मिलने के बाद हमको तब ये भी नहीं मालूम था कि सेवा और नौकरी में क्या अंतर होता है। फिर उस दिन से 1994 से हमने मन बना लिया था। नाना जी को जुलाई में मिली थी मैं। उस समय से हमने मन बना लिया था, एक ऋषितुल्य व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह सकते हैं तो पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, तो समाज के लिए काम करना चाहिए। उसी दिन उसी समय मान्यवर नाना जी के आंखों को देखते साथ हमने वो प्रेरणा पाया और भगवान कामतानाथ जी की दया से 1994 से आज तक मैं दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक फुल टाइमर के रूप में काम कर रहे हैं। और हमें ये भी सौभाग्य मिला है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, होम साइंस कॉलेज में, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में, जो आरडीसी होती है अपना दिल्ली में परेड में शामिल होने का भी, और एनसीसी में ऑलराउंड बेस्ट कैडेट होने का भी, एनसीसी में सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड का। तो कुल मिलाकर ऐसा था कि चाहे तो उस समय पे अच्छे नौकरियां भगवान की दया से अपने पास था, लेकिन हम यही उस समय का ये मानते हैं भगवान की प्रेरणा है, जो नाना जी जैसा व्यक्तित्व के साथ हमारा एक पत्थर जैसा एक मामूली से कार्यकर्ता का मुलाकात होना, और वो सब चीजें सिखाते हैं जी। आज उन्हीं कामों में हम लगे हुए हैं। उपलब्धियों का काफी लंबी श्रृंखला आपके साथ जुड़ी हुई है। साथ ही नानाजी देशमुख का जो संपर्क आपके साथ रहा है, उनके ही एक शिष्य डॉक्टर भरत पाठक रहे हैं और शुरुआत में माना जा रहा था कि वो आरएसएस के लिए पूर्णकालिक प्रचारक रहेंगे और शायद उनकी इच्छा थी कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। आपके विषय में जो मैंने पढ़ा है उससे फिर ये जहन में आया कि शायद वो विवाह भी नानाजी देशमुख ने ही अपनी प्रेरणा और अपने आशीर्वाद से आपका कराया था। मान्यवर नाना जी का सोच इस विषय में थोड़ा अलग था जी। मान्यवर नाना जी कहते थे संघ का उस समय जरूरत था प्रचारक जीवन, लेकिन आज भारत देश को जरूरत है, क्योंकि भारत देश की मूल इकाई है एक परिवार, फैमिली, जिसको बेसिक यूनिट कहते हैं। तो नाना जी को लगता है अच्छे लोग प्रचारक के रूप में रहकर देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये एक तरफ है, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक अनोखा उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करना, ये बहुत कठिन विषय भी होता है और ये आज की आवश्यकता है। इसलिए मान्यवर नाना जी ने 1996 में मेरा और आपके छतरपुर के निवासी से शादी कराया और आप सब लोगों के हिस्से अभी हम लोग दोनों काम कर रहे हैं उसी में जी। दीनदयाल शोध संस्थान के विषय में बहुत जो एक तबका है जिसको काफी जानकारी है संस्थान की, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी ये नहीं जानता। छतरपुर में भी काफी लोग नहीं जानते कि दीनदयाल शोध संस्थान की क्या क्या गतिविधियां हैं, वो थोड़ा सा विस्तार से बताएं। दीनदयाल शोध संस्थान राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी द्वारा
पहले वो राजनीति में थे। जब जी। वो 60 वर्ष के हुए जी। तब उन्होंने सही समय पर राजनीति को छोड़कर प्रभु राम की तपस्थली चित्रकूट में काम उन्होंने 1991 से शुरू किया। जी। उसके पूर्व उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में, महाराष्ट्र के बीड जिले में, नागपुर में भी, और दिल्ली मुख्य कार्यालय और बिहार में सिंहभूम में भी समाज जीवन के सभी पहलुओं पर जनता के पहल और पुरुषार्थ के आधार पर युगानुकूल सामाजिक पुनर्रचना का अनुकरणीय नमूना खड़ा करना। क्योंकि यूथ के सामने एक ऐसा यदि मॉडल होगा तो वो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो इस दृष्टि से नानाजी ने दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया है। और दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट का अर्थ कई लोग ऐसे सोचते हैं इट मे बी एकेडमिक रिसर्च, पर ये एकेडमिक रिसर्च नहीं है। बेसिकली जितना भी एकेडमिक रिसर्चेस आज अपने को देश दुनिया में देखने को मिलता है, उन सबका हम लोग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ अपने अपने क्षेत्र में कैसे लागू कर सकते हैं और उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कैसे बेनिफिट्स दे सकते हैं। इस संबंध में पूरा वहाँ पर खासकर चित्रकूट में हो या गोंडा में या अपना बीड में समाज जीवन के सभी पहलू में ऐसा नहीं किया नानाजी ने कि सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्रों पे काम किया हो। कोई गरीब न रहे, कोई बेकार न रहे, कोई अस्वस्थ न रहे और गांव में कोई भी विवाद ना हो, गांव हरा भरा साफ सुथरा हो। इस तरह की कल्पना से एक स्वावलंबन अभियान का उन्होंने शुरुआत किया था। शुरुआत में उनको ऐसा लगा कि चित्रकूट में सती अनुसुईया आश्रम के परम पूजनीय महाराज जी नानाजी को लेकर आए थे जी। वो दिल्ली में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि 7 स्टोरी के बिल्डिंग के ऊपर अच्छी खेती हो रही थी। उनको लगा कि लोग जमीन पे खेती नहीं कर पा रहे, ये कौन व्यक्ति है जो 7 स्टोरी के बिल्डिंग के ऊपर खेती जैसा सब लहलहाता हुआ फ्रूट्स था और सभी कुछ फ्लावर्स वगैरह सब कुछ था। फिर उनको उत्सुकता बढ़ी और नानाजी से मिले। नानाजी को बोले, नानाजी दिल्ली में तो बहुत लोग हैं खड़ने के लिए, लेकिन चित्रकूट में प्रभु राम 11.5 वर्ष रहे, वहाँ कोई काम करने के लिए नहीं आता, बहुत ही गरीबी है, आप आओ काम करने के लिए। उनके निमंत्रण को स्वीकार करके नानाजी चित्रकूट आए 91 में। तब उनको लगा कि शैक्षणिक प्रकल्प एक बहुत बड़ा स्टार्ट किया जाए। ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किया। उस समय के वो कुलाधिपति थे जी। और एशिया का ये एक अनोखा यूनिवर्सिटी हो सकता था, अच्छे फैकल्टीज था और सभी लोगों को जोड़ के काम शुरू किया। किसी कारणवश कुछ राजनीति कुछ इस पे नानाजी को लगा कि इसमें रहकर हम पूरा समाज का विकास नहीं कर सकते जी। तो उन्होंने 1994 में उसको छोड़ दिया जी। लेकिन दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना काम कर ही रहा था शुरू से ही जी। तो उसी को उन्होंने मतलब लोग तो उस समय हर काम से हार के बैठ जाते। उस एज पर नानाजी ने 80-90 वर्षों की उम्र में वो प्रयोग ही करते थे। फिर दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने फिर कृषि में और स्वास्थ्य संबंधी क्या हो सकता है, कृषि में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, शैक्षणिक इसमें क्या कर सकते हैं और गाँव के विकास में युवाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए, अलग अलग विषयों पर नानाजी ने जो पहले से उनका चिंतन था वो सब काम चित्रकूट में करना प्रारंभ किया। आपने एक बात पूछा कि लोगों को मालूम नहीं, तो ऐसे जब नानाजी भी चित्रकूट में रहते थे या दिल्ली में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आके कहते हैं नानाजी इतना सुंदर काम जो कि दुनिया में कोई कर नहीं रहा, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं है। तो नानाजी ने कहा था उस समय, हम भी उस समय वहाँ पर थे, नानजी कहते हैं भाई हम काम प्रचार प्रसार के लिए नहीं करते, हमारा काम बोलेगा। जिस दिन हमारे गांव के लोग संपन्न होंगे, स्वावलंबी होंगे, खुशहाली का जीवन व्यतीत करेंगे, आप आके देख रहे हो, अब आप इसको पूरे लोगों को बताओगे। हमारे कार्यकर्ताओं को हम कहते हैं कि तुम प्रचार प्रसार भी करो, तो हमारे कार्यकर्ता का मन खराब होता, वो प्रचार प्रसार में लग जाता, तारीफ में लग जाता। जो बेसिक अपना काम है वो रूट लेवल पर ठीक से नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान की दया से अभी ये काम धीरे धीरे अपने छतरपुर नहीं पूरा भारतवर्ष में हमारे जैसे लोग भी जाते हैं और भी लोग जाते हैं, क्योंकि इतने सारे सफल प्रयोग वहाँ पर हुए हैं। कृषि क्षेत्र का एक उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं। आजकल अलाभकर जोत कितना बड़ा हुआ है, मतलब लोग खेती के अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स बहुत है। बिल्कुल। उस संबंध में हम लोग ने मझगवा हो और गनीवा हो, जो चित्रकूट के आसपास के इलाकों में, और लैंड होल्डिंग्स भी इतने बड़े बड़े नहीं है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या बहुत बड़ा लैंड होती है, उस पर खेती करते हैं, लेकिन अपने यहाँ की बुंदेलखंड की हो या चित्रकूट भी उसी में है,
छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, लेकिन परिवारों के सदस्यों की संख्या लगभग 6 से 8 होती है, कई कई 10 बच्चे, 10 पूरा परिवार के सदस्य भी हैं। तो नाना जी को ऐसा लगा कि इतनी कम भूमि में उनका कैसा जीवनोपार्जन हो सकता है। तो उसके लिए हमारे साइंटिस्ट को, कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट को बोला कि आप कुछ ऐसे नमूना विकसित करो कि अपन इसको पूरे देश में रेप्लिकेट कर सके। फिर हमारे केवीके के साइंटिस्ट ने 1.5 एकड़ मॉडल, 2.5 एकड़ मॉडल डेवलप किया। अब आईसीआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जो केवीके पूरे देश भर में चलाती है, हर जिले में, तो उन्होंने कहा भाई ये मॉडल पूरे देश में रेप्लिकेट होनी चाहिए। इसका मतलब यही हम आपको बताना चाहते हैं, प्रचार उनकी हो जो सफल हम लोग के प्रयोग है वो किसी न किसी लेवल पे दूर तक जाए और लोग उसका प्रयोग करें। एक और ऐसे छोटा सा उदाहरण है, नाना जी ने बोला कि फैमिली एक बेसिक यूनिट है, तो पति पत्नी को काम करना चाहिए। पहले उन्होंने एक भैया या बहन को रख के गाँव में काम कराते थे। तो ग्रामीण विकास में क्या होता है, एक लड़की अकेले जाएगी तो आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या एक अकेला भैया जाएगा काम करने तो महिलाएं छूट जाएगी। पूरे वर्ग को एक साथ अपने को बिठाना तो फैमिली जरूरी है, पति पत्नी उसके बच्चे सब। इसके लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट नाना जी ने शुरू किया, वो है समाज शिल्पी दंपति योजना। तो इसका मतलब पति पत्नी ग्रेजुएट कपल्स है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में भी हाई एजुकेशन का, क्वालिफाइड लोगों का बहुत जरूरत है, तभी वो उन बातों को, उन मानकों को समझ सकता है और दूसरों को ठीक प्रकार से समझा सकते। तो ग्रेजुएट कपल्स को नाना जी ने सेलेक्ट करके समाज शिल्पी दंपति योजना शुरू किया और ये योजना बहुत सफल ढंग से संपन्न हुआ। अब इसी को हम लोग कभी नहीं सोच पाते थे कि कभी रेप्लिकेट होगा, लेकिन अभी राजस्थान के सिरोह गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां से पूरे लोग आ रहे हैं, समाज शिल्पी कपल्स आ रहे हैं और वो कपल्स सीख कर अभी राजस्थान में उसको पूरा रेप्लिकेट कर रहे हैं। अभी अहमारे प्रधान सचिव जी जाके देख के भी आए, बहुत सुंदर काम है। तो धीरे धीरे अच्छे कामों का प्रचार हमको लगता है हो जाता है। लेकिन क्या शोध संस्थान की कोई योजना है छतरपुर जैसे क्षेत्रों में, या छतरपुर जैसे मैंने सुना है कि चित्रकूट के शायद 500 गांव हैं जिन पर कार्य किया जा रहा है, क्या छतरपुर और आसपास के जिलों में भी कोई ऐसी योजना है? क्योंकि दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक ये है कि हम लोग एक मॉडल क्रिएट करना, और मॉडल को देखने के बाद चाहे छतरपुर के हो, चाहे अपने पन्ना के हो, चाहे टीकमगढ़ के हो, चाहे हैदराबाद के हैं, नयाडी के लोग हैं, या कोई भी लोग है, वहाँ आके उसको सीखे और स्वप्रेरणा से वो लोग उस काम को छतरपुर में करें या अन्य स्थानों में करें। उनको मदद करने के लिए दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के हर एक वॉलंटियर तत्पर हैं, क्योंकि डीआरए को ऐसा बढ़ने का चाहत नहीं है कि हम लोग हर जगह पर अपना नाम करें। ये काम किसी न किसी के माध्यम से हो, और इसके लिए हम लोग अभी अपने छतरपुर से भी आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, अच्छे अच्छे पूरे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उनको जितना मदद हम लोग कर सकते हैं वो करते हैं, क्योंकि अच्छे कामों में मदद करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। नहीं तो ये रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी एरिया है, लोग परेशान होते हैं क्योंकि नॉलेज सही नहीं मिल पाता, कोई अपना जनरेट किया हुआ खुद का नॉलेज ऐसे ही देना भी नहीं चाहते। तो हम लोग धीरे धीरे खुद के नेम प्लेट या खुद के अपने एक इंस्टीट्यूट के थ्रू पूरा इंडिया में नहीं जाना चाहते। कोई भी इस तरह का रुचि रखने वाले NGOs हो सकते हैं, वॉलंटरी सेक्टर्स हो सकते हैं, या इंडिविजुअली जो कोई भी करना चाहते हैं उनको पूरा इंस्पिरेशन देना और कराने की इच्छा है जी। इन दिनों एक अलग वजह से आप चर्चाओं में हैं। कहा जा रहा है कि खजुराहो सीट से आप लोकसभा की प्रत्याशी लगभग तय है भाजपा की ओर से। इन चर्चाओं में कितना बल है और आपकी क्या योजना है? राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में तो आप एक सफल महिला के रूप में लगातार काम कर रही हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने के लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, क्षेत्र तो एकदम अलग है हमारे लिए, और लेकिन अपना खजुराहो से एक ये बात है कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे चुनाव में जाना है और चुनाव के थ्रू कुछ अपना विकास करना है, ऐसा कभी व्यक्तिगत कुछ है नहीं। और आप सब लोगों को पता है कि मैं एक संगठन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हूँ, और जब तक कि कोई संगठन से आदेश नहीं आता है हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि जिस काम में हम लगे हुए वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो भी लोगों को खुशी दे रहे हैं। लेकिन एक बात बीच में, जैसे आप कह रहे हैं, विगत 2 महीनों से लगातार अपने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में चित्रकूट आना शुरू हो गया लोगों का। ये लोगों का अपनापन और प्यार और लगाव है, और उनको देखने के बाद लगता है कि जा सकते हैं, इसमें भी जाएंगे तो कुछ काम हो सकता है।
और ऐसा मनसा अभी धीरे धीरे बनने की इस पे है। और संगठन से जिस तरह का हमें आदेश मिलेगा उन आदेशों को पालन करने के लिए एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में तैयार हूँ। आप कह रही हैं शुरुआती स्टेज पे है ये, लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि संगठन के आदेश के बगैर तो आप कुछ भी नहीं करती, लेकिन 2-3 महीनों में जो चल रहा है उससे ये लगता है कि संघ का निर्देश आपको प्राप्त हो चुका है कि आप तैयारी करिए। ऐसे डायरेक्टली तो बड़े लोग कोई बात नहीं करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है जी। जब भी कोई आदेश मिलेगा हम उसको जी। करेंगे। मान लीजिए आदेश मिला और राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा, तो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान है आपके दिमाग में? देखिए, क्षेत्र के विकास में जिस तरह का चित्रकूट में काम हुआ है वो भी अपने बुंदेलखंड के जैसा ये पूरा वो इलाका ही है, वो पूरा सेम प्रॉब्लम्स है, सब कुछ अपने इस इलाके में भी है जी। और अच्छाइयाँ भी होती, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है। और अकेले अपने विचार करने से कोई भी डेवलपमेंटल प्लान ऐसा बनता नहीं। तो हम लोग अभी सब लोग मिलकर, जो जानकार लोग हैं उन सबके साथ मिल बैठकर और ठीक प्रकार से एक कार्य योजना बनाना और कार्य योजना में किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं और टाइम फ्रेम में डालकर और एक बहुत सुंदर ढंग से काम होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि भगवान की दया से पिछले कार्यों का अनुभव के कारण। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी तो यही रहेगा कि लोगों के अंदर एक नया उत्साह आ जाए, नई खुशी आ जाए। व्यक्ति जब खुश होता है तो बड़ा बड़ा काम भी उसको कुछ नुकसान नहीं करता, मतलब उसको करने में तकलीफ नहीं होती है। तो आगे बढ़ने के लिए है ही पूरा प्लान है। सोशल प्लेटफॉर्म पे तो बहुत काम किया है आपने, लेकिन राजनीति एक नया प्लेटफॉर्म होगा, तो लोगों को जोड़ने के लिए या उन तक जाने के लिए जो नेताओं को कोशिशें करनी पड़ती हैं, जो प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए क्या सोच के रखा? देखिए, जब यदि संगठन से ऐसा आदेश मिल जाएगा तो फिर अपने पास संबंधों के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि हम लोग तो आप सब जानते हैं कोई पैसे वाले लोग तो है नहीं, और लेकिन इतने संबंध हैं, संबंधों के आधार पर जो भी काम होगा हर एक व्यक्ति और घर घर तक पहुंचने का अपना अच्छा हो सकता है और इसी तरीके से सबके पास जाने का रहेगा। जी। नरेंद्र मोदी जी भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। आपके व्यक्तिगत विचार उनके विषय में क्या है? क्या वो पूरे देश को एकजुट कर पाएंगे? कहा जाता है कि भाजपा एक सीमित क्षमताओं वाली पार्टी है जो खुद के दम पे सरकार नहीं बना सकती, तो आपको क्या लगता है कि वो रिस्क जो पार्टी ने लिया है उसको फुलफिल कर पाएंगे? और जब नानाजी चित्रकूट में थे तब नरेंद्र मोदी जी भाई साहब का आना हुआ था चित्रकूट। गुजरात के तब सम्माननीय चीफ मिनिस्टर के रूप में थे और उनको हम लोग ने प्रत्यक्ष उनसे बात किया, स्वयं हम उनके साथ थे। शेर दिल आदमी है और शेर दिल से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। अन्य राजनीतिक संगठनों की कहें तो कई दफा तो निराशाएं देखने को मिलती हैं, कांग्रेस में हो या अन्य दूसरे संगठन हो, तो आपको क्या लगता है कि मतलब लड़ाई में बहुत आगे है भाजपा? ऐसे सर्वे भी आ रहे हैं, हालांकि मीडिया के सर्वे हैं। हाँ, तो आप लोग कह ही रहे हैं, और दिल बड़ा है तो सब कुछ बड़े बड़े अब सब नजर आएंगे। खजुराहो एक टूरिज्म के लिए एक बड़ा हब बन सकता है। डॉक्टर भरत पाठक जी जो कि आपके पति हैं, उनकी भी एक योजना है, मैंने कहीं सुना था कि उनके दिमाग में एक प्लान है इसको डेवलप करने के लिए। क्या वो प्लान है? वो तो उपस्थित नहीं है, आप ही बता दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम उनको भेजेंगे। बिल्कुल नहीं, फिर भी आपको तो पता होगा कि कैसे। हाँ जी, है उसका पूरा प्लान है, बड़े लोगों के साथ मिल बैठ के बातचीत चल रही है उसकी। और खजुराहो क्योंकि बहुत सुंदर जगह है और अपने पूरे मध्य प्रदेश का भी वो हृदय स्थल ही कहा जा सकता है, इतना अच्छा सब कुछ होता है। तो जो भी उसकी विकास की जो योजनाएं हैं अभी पूरा तैयार कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ होएगा तो उसको हम सब लोग मिलके करेंगे। डॉक्टर भरत पाठक जी छतरपुर के हैं और यहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, इस नाते आप बहू होती हैं इस शहर की, कितना रिलेट करती हैं इस शहर से, इस जिले से, और क्या सोचती हैं इसके विकास के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश हो चाहे बुंदेलखंड हो, आजकल यदि बिटिया और बहुओं को जो सम्मान मिल रहा है तो अपने बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा मिल रहा है। और मैं बहू हूँ, और यदि हमारी माता जी यहाँ की है तो वो जितना प्यार एक बहू को करती है और वो सबको भी यही बताती है, बिटिया तो बिटिया लेकिन बहू को सबसे ज़्यादा प्यार करना। तो हमको लगता है अपने इस छतरपुर की खूबी बात ये है कि कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं बहू और बेटियों को। और हम तो ये छतरपुर में इतना प्यार पाया है, ये
14-15-16 साल से ऊपर की शादी हो रही है। जब भी हम आए यहाँ पर कभी हमको ऐसा नहीं मिला कि मैं यहाँ की बहू हूँ तो कुछ ऐसा, मतलब ना कोई संकोच ना कुछ, लेकिन लोगों का प्यार यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। ये अपनी छतरपुर की विशेषता है, और छतरपुर के लोग तो खैर। विद्यार्थी परिषद में काम करने का भी आपका लंबा अनुभव रहा है, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी रही हैं, यूथ के साथ रिलेट करती हैं, उनको लेकर कोई प्लान है, कोई प्रोग्राम है आपके दिमाग में? देखिए, अभी विद्यार्थी परिषद में रहने के कारण ही मैं उसमें पदाधिकारी के रूप में तो नहीं रह पाई थी, क्योंकि मेरा छात्र जीवन हॉस्टल में ज़्यादा समय बीता है, 5 साल का। तो उसमें हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन और इन सब में हमारा जाना हुआ और अच्छा मतलब काम किया। उससे अभी यही फ़ायदा मिलता है कि चाहे अपने ग्लोबल पैन IIT में अमेरिका में जाना हुआ हो, वहाँ पे विद्यार्थियों से बात करते समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जितनी बातें सीखा वो उनके लिए एकदम अनोखा होता है। ऐसे अभी देश दुनिया में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए हों या आयोवा के स्टूडेंट्स अपने यहाँ अमेरिका से आते हों, उन सबको अपनी जो विचारधारा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जितनी बातें और यूथ को क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मतलब कहनानुसार उनके द्वारा कही गई एक आत्म मानव दर्शन की बातें जो मान्यवर नानाजी ने चित्रकूट के धरातल पर और दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दीनदयाल जी के नाम पर जो कुछ भी वैलिडेट कर रहे हैं, ये सब बातें अभी विद्यार्थी परिषद में होने के कारण ही विद्यार्थियों के अंदर फिर से इनकलकेट करने के लिए हम लोग अभी प्रयासरत हो रहे हैं। इसीलिए ऐसे संस्थाओं से लोगों का जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि अपनी चीज़ों को हम लोग पहचानें, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराएं और अपनी नीति रीति सब कुछ। तो इसीलिए ये तो सबसे हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा जो छात्र जीवन में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के कारण अभी कहीं पे भी जाते हैं तो विद्यार्थियों से मिलने में, बात करने में और उनको उत्साहित करने में कहीं कोई संकोच नहीं होता है। क्या आने वाले दिनों में कुछ जन यात्राओं की योजना है, लोगों से मिलने की कोई प्लान है कि पदयात्राएं करेंगी इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में? पदयात्रा तो हम लोग ने चित्रकूट में किया था, ग्राम स्वराज पदयात्रा, क्योंकि स्वावलंबन अभियान हम लोग जब चलाए थे तो 3 साल के अंदर गाँवों को स्वावलंबी बनाने का जनता की पहल और पुरुषार्थ के आधार पर था। और हर काम 100% हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें कुछ लैकिनास रह जाता है, कुछ काम छूट भी जाता है। तो हमारे प्रधान सचिव जी ने माननीय नानाजी का आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोगों ने ग्राम स्वराज पदयात्रा किए थे। 1045 किलोमीटर्स का हम सब लोगों ने मिलकर पदयात्रा किया था। आगे के लिए तो जैसी योजना हमें बताएंगे उस तरह संपर्क के इस पे। ग्राम स्वराज की जो बात दीनदयाल शोध संस्थान कहता है या नानाजी देशमुख जो कहते हैं, स्वराज की वही बात एक नई पार्टी आजकल आई है, आम आदमी पार्टी, वो भी कहती है। तो और ये कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए अब कांग्रेस तो फाइट में नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी काफी खेल बिगाड़ सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो एकदम खुली राजनीति की है लेकिन ग्राम स्वराज का अर्थ तो अलग ही है। ग्रामों के अंदर गांव में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ग्रामीण जनों को हम लोग स्वपराक्रम से, उनकी स्वपराक्रम से कैसे उनको स्वावलंबी बनाया जा सकता है, ये है असली स्वराज की बात, जो महात्मा गांधी जी ने भी कहा हो या अपना विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी भी कहे हो या पंडित दीनदयाल जी भी कहे हो। तो ये आधार लेकर कोई भी चलेंगे तो अपनी भारत को, जैसे लोग कहते गाँवों का देश है, तो वो संपन्न होकर अग्रसर होंगे। बस यही है इसका तो। बहुत शुभकामनाएं हैं आपको हमारी ओर से भी कि आने वाले दिनों में जिस तरह से उच्च शिक्षित महिला हैं डॉक्टर नंदिता पाठक, साथ ही एक लंबा अनुभव है उनका सामाजिक क्षेत्र में लोगों की सेवा करने का, खजुराहो से अगर वो प्रत्याशी बनती हैं तो निश्चित तौर पर ये न सिर्फ भाजपा के लिए फायदेमंद होगा बल्कि क्षेत्र के विकास की भी उम्मीद इससे बनती है। आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।